नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे की आज शुरुआत मैं भगवान श्री कृष्ण के पावन पवित्र जन्मस्थल मथुरा से कर रहा हूं और आज करने का विशेष प्रयोजन है मथुरा ब्रज क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय जननायक हैं श्री जगदीश नोहवार। जगदीश नोहवार का परिचय यह है कि जब भी कोई पार्टी अपने शीर्ष पर होती है वो जरूर जगदीश नोहवार को अपने साथ रखती है, चाहे वो अपने ज़माने में मायावती हो। 2007 में उन्होंने इनको मथुरा के माड विधानसभा से टिकट दिया था। उसके बाद अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह जी के ज़माना आया। मुलायम सिंह के बड़ा करीबी थे उनके शिवपाल जी के, तो खैर बड़ी ही कृपा पात्र और विश्वास पात्र थे शिवपाल जी के पार्टी से। जब हालांकि उस वक्त संयुक्त रूप से अखिलेश यादव और शिवपाल जी मुलायम सिंह सारे एक थे, मतलब समाजवादी पार्टी की तरफ से आप कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन भी मथुरा के रहे हैं। शॉर्ट टर्म में कांग्रेस ने इनको 24 घंटे के अंदर अपना उम्मीदवार बनाया था और यह जगदीश नोहवार के लोकप्रियता को ही दर्शाता है। लेकिन हम बात करेंगे कि आखिर जगदीश नोहवार की लोकप्रियता इतना ज़्यादा है या जगदीश नोहवार सत्ता के करीबी रहते हैं, क्योंकि इनकी राजनीति की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से हुई थी और आपने अपने गांव में सरस्वती शिशु मंदिर का स्थापना किया है। मतलब राजनीति की शुरुआत भाजपा से, फिर बहुजन समाज पार्टी, फिर समाजवादी पार्टी और अब पुनः देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रियता के ऊंचाई पर सबसे तेजी से बढ़ रहे जननायक योगी आदित्यनाथ के द्वारा भारी जनसभा में आज इनको आदर से भारतीय जनता पार्टी का पटका योगी आदित्यनाथ के द्वारा बना कर किया गया। यह हमारे जैसे निष्पक्ष पत्रकारों के लिए बड़ा चिंता का विषय है कि ये इनकी लोकप्रियता है या सत्ता के करीब रहने का वजह। जगदीश जी, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे यह है कि आपका लोकप्रियता बोल रहा है या सत्ता के नजदीक रहने की मंशा बोल रहा है? क्यों है कि आप हर पार्टी के नजदीक रहें? देखिए, ये सब जनता के अपने आशीर्वाद की बात है, ठीक है। और पिछले 5 साल से मेरे क्षेत्र की जनता मुझे बार बार यही कह रही थी कि भैया बीजेपी ज्वाइन कर लो, बीजेपी ज्वाइन कर लो। आप सोच नहीं सकते कि जैसे ही मैसेज फ्लैश हुआ है तब से फोन और मैसेज और वो सब पागल कर दिया लोगों ने। भैया बहुत अच्छा किया, भैया बहुत अच्छा किया। तो ये जनता की जन भावना के साथ नेता को रहना नेता की मजबूरी होती है। तो जो मेरे लोग हैं वो एक तरीके से इस तरीके से हैं, वो सब जगदीश नोहवार है। तो मैं उनसे इतना ही प्यार करता हूं जितना अपने आप से प्यार करता हूं। इसीलिए उन लोगों का प्यार मेरे लिए सर्वोपरि है। और कई बार इस तरह के मेरे भावनात्मक सीन आए हैं कि जैसे मैं किसी गांव में बैठा हूं और 80 साल के बुजुर्ग ने मेरे सिर पे हाथ फिरा के और पुचकारते हुए आशीर्वाद देते हुए, मेरा बेटा तू बहुत अच्छा है और तू बहुत भगवान तेरा भला करेगा, बहुत आगे जाएगा। तो मैं तो उसी वक्त अपने आप को सारा सुख और सारे सबसे ऊपर मान लेता हूं कि हाँ, मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली कोई नहीं है कि जब ऐसे बुजुर्ग मुझे आशीर्वाद देते हैं। जगदीश जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि आखिर आप जब एक बहुत बढ़िया पार्टी थी उसमें आप शिवपाल जी के बड़ा नजदीक थे, आप कोऑपरेटिव के चेयरमैन थे और मैं सुना हूं कि एक ऐसे निष्पक्ष चेयरमैन रहे कि सरकारी पार्टी ने ही अपने ही पार्टी के चेयरमैन पर जांच बैठाया और क्लीन चिट मिला। मतलब ये बड़ा मुश्किल बात है कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी के हम नेता थे, समाजवादी पार्टी के कोऑपरेटिव चेयरमैन थे। आपको क्यों जनता या राजनीतिक पार्टी ले, आपको टिकट दे, आपको आगे बढ़ाए? वो ये नहीं कहेगी कि जब भाजपा का शासन था तो भाजपा में आए हैं, उसके पहले आप भारतीय जनता पार्टी से राजनीति शुरुआत किया था, फिर बहुजन समाज में रहे, फिर समाजवादी पार्टी में रहे। आप मान लीजिए कि मैं अध्यक्ष हूं और जगदीश नोहवार को ले रहा हूं, तो मैं मथुरा से या माठ से या कहीं और से आपको टिकट क्यों दूं? क्यों आपको भाजपा में लूं? देखिए, मैं आपको बता देता हूं जैसे आज सतपाल मलिक का जो भाषण आ रहा है भाजपा के खिलाफ, कहीं न कहीं जाट मतदाता मथुरा शहर में नगर निगम के चुनाव में भाजपा के खिलाफ जाता। आज मेरे बीजेपी ज्वाइन करने से मैं आपको बता दूं कि जो बीजेपी जितनी वोटों से जीत रही थी आज उनसे 25,000 फालतू वोटों से जीतेगी। क्योंकि जो मेरे लोग हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं और जो मुझ में विश्वास रखते हैं, मैं आपको 100% श्योर गारंटी के साथ कह रहा हूं कि वो सारे लोग अब भाजपा को वोट करेंगे। क्योंकि वो उनका मुझ में विश्वास है, मेरा उनमें विश्वास है। मेरा एक उनका आत्मीयता का मेरा उनके साथ संबंध है
और वो सब लोग मुझे बहुत दिल से प्यार करते हैं। इसलिए आप देख लेना, अभी एक तरफा चुनाव हो जाएगा, सारे जाट मथुरा के खासतौर पे जो शहर में है जहां है सब बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। मतलब आप चौधरी चरण सिंह से बड़ा जाट हो गए? नहीं, चौधरी चरण सिंह से बड़ा जाट तो मैं हूं ही, इसमें क्या बात है। चौधरी चरण सिंह कोई मैं चौधरी चरण सिंह से नहीं हूं। चौधरी चरण सिंह हो, अजीत सिंह हो, जयंत हो, ये सब हमसे हैं। हम जैसे लोग उनके साथ थे तो वो थे, नहीं तो जयंत चौधरी के साथ हम 2014 में नहीं रहे तो जयंत चौधरी का क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? जयंत चौधरी एक दिन प्रचार में नहीं आए, सिर्फ 2 घंटा प्रचार में आए थे मार्च में 2012 के चुनाव में। वो सारा चुनाव मैंने लड़ा था और मैं ही उनके साथ रहा, और फिर भी उन्होंने 2 घंटे प्रचार करके चुनाव जिता के दिया। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद क्या हुआ? हमने उनका विरोध करा, हम खुल के आ गए, हमने कहा अब तुम्हारा दावा है। उसके बाद वो कितने घोड़े खोली उन्होंने, कभी यहां से कोई नहीं जीत पाया। कुछ साफ हो गया उनका? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि फिर लेगेसी तो है ना भाई, चौधरी चरण सिंह की लेगेसी तो है ना उनके साथ में। देखिए, वो जमाना अलग था परमार साहब, आप एक बात समझ लिए। उस जमाने में भले लोग भले आदमी को पसंद करते थे। चौधरी साहब जाटों के नेता थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर कहीं ना कहीं चौधरी साहब की बड़ी गलतियां रही हैं, जिसकी वजह से आज जाट सबसे ज्यादा जो पिछड़ा हुआ है उनका कारण वही है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, उत्तर प्रदेश में एक ऐसे ही नेता वो रहे, उनको कहीं ना कहीं एक किसी तरह की प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी कि उन्होंने क्या किया कि चीफ मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने सबसे पहले वो लाए सीलिंग लाने के बाद आज क्या है, हमारे यूपी के जितने बड़े बड़े जमींदार थे वो सब सीलिंग में आज बर्बाद हो गए, रोड पे है, बच्चे कहीं ना कहीं भूखे मर रहे हैं। यदि वो सीलिंग नहीं लाए थे ना तो आज जमींदारों का राज होता, जमींदारों की जमींदारी रहती। आज अब आप बराबर में चले जाइए, राजस्थान में चले जाइए, मध्य प्रदेश में चले जाइए, बिहार में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, हरियाणा जैसे शहर में, वहां कोई सीलिंग नहीं। एक एक आदमी पे 5-5 हजार एकड़ जमीन मिल जाएगी। क्यों? उन्होंने क्यों किया ऐसा? उसका कारण बता देता हूं। उन्होंने इसलिए किया कि उनके जो पिताजी थे वो जिन्स पे बाकी पे खेती करा करते थे, उनकी जमीन नहीं थी। वो रहने वाले बुलंदशहर में गांव है कुल्ली भटौना से वो शिफ्ट होके बागपत गए थे। बागपत में एक नूरपुर जगह है, उस नूरपुर में रहे और बाकी का खेत करते थे। तो वो कहीं ना कहीं उनके मन में मानसिकता थी, कुंठित मानसिकता। उस कुंठित मानसिकता को निकालते उन्होंने ये काम किया। तो मैं उसको कहीं से भी नैतिक नहीं मानता। उन्होंने ये काम कर गए अपनी आप बनाने के लिए। बाकी लोगों का क्या करा? आज जमींदार खत्म है, जमींदारी प्रथा, जमींदार जो कहे जाते थे, जो जमीनों के मालिक होते थे, आज उनके बच्चे बेलदारी कर रहे हैं। आपको पता नहीं होगा परमार साहब, आप नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली में जाके देख लीजिए, जाट, ब्राह्मण और ठाकुरों के बच्चे लैटरिंग साफ कर रहे हैं, वो गटर की नालियां साफ कर रहे हैं। जिस काम को सफाई वाल्मीकि करता है, उस काम को आज तुम्हारे जाट, गुजर और ब्राह्मणों के बच्चे कर रहे हैं। चौधरी साहब, आपके बात से 2-3 चीजें अस्पष्ट हो रही है, मतलब स्पष्ट नहीं हो रही। देखिए, सबसे पहली बात जो आप चौधरी चरण सिंह पर ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने सीलिंग करके जमींदारी प्रथा खत्म की। जमींदारी उन्मूलन इस देश में अनिवार्यता थी। मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा। मुद्दा है आज जगदीश नोवार के भाजपा में ज्वाइन क्यों किया, उससे पार्टी को क्या फायदा हुआ, नोहवार को क्या फायदा हुआ, जाटों को फायदा हुआ, हमको इस इतने तक सीमित रखने का मेरा उद्देश्य है। मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूं कि क्या जैसे सतपाल मलिक की बहकी बोल ने उपराष्ट्रपति एक जाट को बनाने पर मजबूर कर दिया, मोदी उपराष्ट्रपति एक जाट को नहीं बनाते, वो राज्यपाल बन के बड़ा खुश थे। लेकिन क्या अब मोदी के पार्टी में जाट के इतने टूटे पड़ गए हैं कि उसे एक पश्चिम बंगाल से वकील लाना पड़ रहा है जो राज्यपाल था, और एक जगदीश नोवार मथुरा से लाना पड़ रहा है जो एक दूसरे पार्टी में था? तो क्या भारतीय जनता पार्टी में जाटों का टूटा पड़ गए? जैसे पहले ब्राह्मण आयात किए जा रहे थे, अब जाट आयात किए जाएंगे। देखिए, ये तो हमेशा की बात है, जब जहां जिस चीज की कोई कमी होगी या जो की चीज होगी उसको पूरा किया ही जाएगा। जैसे सतपाल मलिक के भाषण से फर्क पड़ा है। जैसे पिछली बार आपने देखा था किसान आंदोलन का मतलब था, लोगों ने कहते थे जाट आंदोलन, मगर जो भी था, मगर लोग भाजपा से नाराज हुए, भाजपा के खिलाफ वोट भी गए। जो लोकदल 0 पे थी वो 9-10 विधायक जीत गई। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा, ये राजनीति का जो फंडा है, जो कहीं ना कहीं इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है, वो होता है। इसीलिए मुझे लगा जैसे आज हमारे जो सीएम है उत्तर प्रदेश के माननीय आदित्यनाथ योगी जी, उनका जो कार्य करने का तरीका है वो मुझे पसंद आया।
जैसे आज यूपी में से उन्होंने गुंडागर्दी खत्म कर दी है। जो गुंडे थे वो या तो पट्टी बांध के कहते हैं कि साहब हमें जेल में डाल दो, क्योंकि वो जेल में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। अदरवाइज तो वहां जो हफ्ता वसूली गुंडा जो टैक्स था वो सब बंद कर दिया, और आज अपनी आपकी जिंदगी की भीख मांग रहे हैं यूपी में गुंडा। ये सत्यता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए मुझे अच्छा लगा कि इस देश में, इस प्रदेश में जो लोग व्यापारियों से, उन सबसे गुंडा टैक्स वसूलते थे, वो सब खत्म है। चौधरी साहब, आप एक चीज बताएंगे, खैर अब तो जब उत्तर प्रदेश में योगी जी की बात पर आ गए हैं, मथुरा के आप रहने वाले हैं, मतलब 2000 के टाइम में आप चुनाव लड़े थे, उसके पहले से मथुरा की राजनीति में है, आप मथुरा के मूल निवासी भी हैं। मुख्य समस्या मथुरा की क्या है जिस पर किसी का ध्यान अब तक नहीं गया और दिया जाना चाहिए, चाहे आप जनप्रतिनिधि बने ना बने, भाजपा के कार्यकर्ता और मथुरा के नागरिक के नाते सबसे महत्वपूर्ण समस्या भाजपा का आप क्या मानते हैं? भाजपा का नहीं, मथुरा का। देखिए, मथुरा इस देश का वो हिस्सा है जिसका आप कोई मोल नहीं समझते हैं। आप इस बात को नहीं, मैंने समस्या दुनिया में हाँ, समस्या ही पे आ रहा हूं मैं। दुनिया में सबसे ज्यादा कोई पॉपुलर भगवान है तो वो कृष्ण भगवान है, दुनिया में, पूरी दुनिया में। इसलिए कृष्ण भगवान की जन्मस्थली को मेरे हिसाब से, जैसे इन्होंने काशी विश्वनाथ में गया हूं, वहां इन्होंने बिल्कुल काया पलट कर दिया, बहुत सुंदर कर दिया है। जैसे अयोध्या मकबरा जाएगा, ताजमहल जाएगा, वहां क्या है, वहां सब मुसलमानों की कब्र है। और कोई तीर्थ पे निकला है किसी देश से और वो किसी शमशान में जा रहा है, उसका तीर्थ तो वैसे ही नष्ट हो गया। इसलिए भगवान कृष्ण की जन्मस्थली को इनका सबसे बड़ा भव्य रूप देना चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या यही है कि मथुरा में कृष्ण भगवान का मंदिर बने और इतना विराट और विशाल बने, इतनी ज्यादा उनकी लीलाओं की यहाँ सारी तैयारियां हों, और भगवान कृष्ण की जितनी लीलाएं उन्होंने की थी, जो उनके अपने का भागवत में आप देखेंगे सारी चीजों का वर्णन है, 16 कला निदान थे, जिस तरीके से भगवान कृष्ण की अपने आप में एक अलौकिक क्रियाएं रही हैं, तो उसको देखते हुए मैं सोचता हूं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा मथुरा के लिए कोई है तो कृष्ण भगवान का ही डेवलप करना और उनका मंदिर बनाना, कृष्ण भगवान के नाम पे हेरिटेज बनाना मथुरा का, ये सबसे बड़ी समस्या मथुरा की है। मतलब कृष्ण कॉरिडोर बनाए, जिस तरह से काशी में कॉरिडोर बना है, जिस तरह से कृष्ण सर्किट, बुद्ध सर्किट बन रहा है, उसी तरह से आप मथुरा सर्किट बनाना चाहते हैं। मथुरा वृंदावन, ये जो क्षेत्र भगवान कृष्ण का था, उसको एक तरह से जोड़ करके डेवलप किया जाए। एक ब्रज 84 कोस परिक्रमा है, उसमें हमारे वेद पुराणों में यह माना जाता है कि जो उस परिक्रमा को कर लेता है, उस परिक्रमा को करने के बाद 84 लाख योनियां पार कर लेता है, दोबारा उसको इंसान का जन्म मिलता है। और ये सत्यता है कि खुद रसखान जी ने कहा है कि ये ब्रज की लीला है, इसको गुर का चीला मत समझे गुर को चीला, ये है ब्रज की लीला। तो ये आप समझना पड़ेगा आपको कि ब्रज है और इसमें आज किसी की मृत्यु होती है या देहावसान होता है तो सीधा ब्रह्मलोक को जाता है। ठीक है, ये आदमी मान्यता है और ये सच्चाई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसलिए दुनिया भर से लोग जो वृद्धाश्रम में बाद में रहते हैं और जब लास्ट की आयु रह जाती है उनकी, ज्यादातर लोग यहाँ ब्रज धाम में आते हैं, वृंदावन धाम में आते हैं, और वृंदावन धाम में मोक्ष धाम कहा भी जाता है। अब धर्म से वापस राजनीति पर आते हैं। कैसे सामंजस्य बैठाएंगे भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं से, चूंकि अब तक आप उनके विरुद्ध में काम किए, उनके विरुद्ध में राजनीति किया, उनके विरुद्ध लड़ाई लड़े हैं, तो कितना समस्या आएगा, या आपका शरीर स्वभाव और स्वीकार्यता इसको ढक देगी? इसमें कितना मेहनत करना पड़ेगा, या आपको लगता है कि ये कोई मैटर नहीं है? ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। देखिए, मैं बीजेपी का जन्मजात बीजेपी का था, और बीच में राजनीतिक परिस्थितियां इस तरह की रही क्योंकि मैं थोड़ा सा स्वाभिमानी टाइप का आदमी हूं और जो अपनी बात कहता हूं उसे पूरा करता हूं। कि जब मैं बम्बई से यहाँ आया और जब मैंने यहाँ बिजनेस अपने छोड़ के यहाँ स्कूल कॉलेज खोले और जब पढ़ा,
तो एक आदमी लोकल था, वो कहता था कि मैं तो जब तक जिंदा हूँ, माठ की कुर्सी मेरी फेविकॉल की उससे चिपकी है, मेरे उसे पिछवाड़े से कभी हटेगी नहीं। ऐसे ही उसने कोऑपरेटिव बैंक में कहा, मैं जब तक जिंदा हूँ, जब तक ये मैं इसका मालिक रहूँगा, और जब तक जिंदा हूँ, जब तक मैं माठ का एमएलए रहूँगा। उस आदमी को मैंने 22 साल लड़ाई तो लड़ी उससे, मगर उसको पैदल करने में मैं अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता, मगर ये आप जानकारी लोगे आम जनता से तो वो कहेगी कि उसी आदमी ने उस आदमी को खत्म करने में बहुत बड़ा हाथ है उसका। ठीक है, इसका यही कारण है, जिस कारण की वजह से आज राजनीति में आप देखेंगे, जहां मैंने आज बीजेपी ज्वाइन करी, बीजेपी ज्वाइन करते ही जितने बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं सब इतने खुश थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक हमारे एमएलसी हैं जो 15 साल जिला अध्यक्ष रहे भाजपा के, और वो बहुत निम्न परिवार के वो हैं, अभी फिलहाल एमएलसी बनाए पार्टी ने। वो इतने ज्यादा भावुक हो गए, बोले भैया मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ आपको अंदाजा नहीं है, और आज आपको देख के मुझे इतना ज्यादा अनुभूति हो रही है, मैं बता नहीं सकता। तो इसलिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्यार प्रेम, सब लोग स्पेशली उठ के सब मेरे पास आए और मुझसे मिले, बोले आज आपने बहुत अच्छा किया, बीजेपी में आ गए आप। उनके साथ उसकी बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ उनको बड़ी खुशी है, और मुझे भी उसी में खुशी है कि मैं एक परिवार में अपने में आ गया, और परिवार के लोग कभी किसी से नाराज नहीं हुआ करते। तो परिवार में कभी ऊंच नीच होता रहता है, वो खत्म है। तो मतलब अब ये कहना आप आज से नारा लगाएं कि जो राम को लाए हैं वही कृष्ण को लाएंगे और हम उनके सत्ता का सीढ़ी बनाएंगे, क्या यह स्लोगन अब आज से आप शुरू करेंगे? नहीं, हम चाहते हैं कि वो कृष्ण को लाए। अच्छा जी, आप लाए। अच्छा, अब जगदीश जी, अब मेरा अंतिम पड़ाव होता है कि मैं अंत में 2 मिनट कुछ नहीं पूछता, आपको अपने हिसाब से बतानी पड़ती है, अपने जनता को एड्रेस करना पड़ता है। आप कुछ और कहना चाहें हमारे चैनल के माध्यम से अपने लोगों को तो बताइए। मेरा कोई प्रश्न नहीं, आप अपने से जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपने विषय में, मथुरा के विषय में और भाजपा के विषय में, वो आप कृपया कहिए, बिना रोक बिना प्रश्न के। देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने राजनीति में पैसे कमाने के लिए कभी राजनीति नहीं की। ठीक है, राजनीति में मैं आया था सच में सेवा करने के लिए आया था। राजनीति में लोग ये कहते हैं कि नेता चोर होते हैं, मैं इस बात से सहमत नहीं। नेता मैं मानता हूँ 100 में से 99 चोर है, पर जरूरी नहीं है 100वां भी चोर है। मैं इसका एक प्रमाण देता हूँ। मैं कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन बना 2013 में। वो कोऑपरेटिव बैंक मुझे 6 करोड़ के घाटे में मिली। ठीक है, और 1 साल बाद वही कोऑपरेटिव बैंक मैंने 4 करोड़ प्रॉफिट में लाके खड़ी कर दी, और जिसके लाइसेंस के आरबीआई से लाले पड़ गए थे, वो आज आराम से लाइसेंस भी उसका रिन्यू हुआ, सारे काम हुए बहुत अच्छे से। जिस दिन मैं बैंक छोड़ के आया था, देखिए वो 100 साल पुरानी बैंक थी, 1914 की बैंक बनी थी, और 2013 में मैं उसमें बना। जब तक 100 साल पुरानी बैंक में मात्र 99 करोड़ डिपॉजिट था, और जिस दिन मैं आया हूं उस बैंक को छोड़ के, उसमें कम से कम 10 करोड़ के प्रॉफिट में बैंक को छोड़ के आया, 250 करोड़ रुपए उसमें डिपॉजिट छोड़ के आया। तो जो काम करने वाली बात है, क्योंकि मैं जिस दिन सीट पे बैठा था, मैं पुरानी सीट पे नहीं बैठा। मैंने जाते ही कहा नहीं सीट बदलिए, मैंने अपनी जेब से पैसे निकाले, नई चेयर मंगाई, उसी पे बैठा, और बैठते ही मैंने सारे मैनेजरों की और सारे स्टाफ की मीटिंग ली। मैंने कहा आज तक जिसने जो किया है वो करे, वो भूल जाओ, मैं उसके गड़े गुड्ढे नहीं उखाड़ूंगा। ठीक है, उसके बाद लोगों ने बात मानी मेरी। मैं ये नहीं कहता कि मैंने 100 में से 100% भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, मगर ये जरूर कहता हूं कि मैंने 90% भ्रष्टाचार खत्म करा। उसका प्रमाण था कि मैंने 14 साल पुरानी रिकवरी करी, 14 साल के रिकॉर्ड तोड़े। जिसका 27% एनपीए था वो 12% पे लाके खड़ा, जिसकी कभी 40% से ज्यादा रिकवरी नहीं हुई उसकी 58% रिकवरी करी। जो खाद के कट्टे लोग 10 मांगते थे 2 मिलते थे, मेरे जमाने में किसी ने 1 मांगा तो मैंने 10 दिए उसको, किसी ने 20,000 मांगे तो मैंने 50,000 लोन दिया। तो मैंने काम करके दिखाया लोगों को। आज भी आप देखिए, किसी ग्राम में चले जाइए, बोला भाई कोऑपरेटिव का क्या हाल है, बोला भाई कोऑपरेटिव में तो एक ही चेयरमैन था, उसका नाम था जगदीश रावत। तो लोग आज भी याद करते हैं। तो मैं इसीलिए चाहता हूँ राजनीति में मेरा बहुत ज्यादा मकसद पैसे कमाना नहीं, बहुत ज्यादा मकसद मेरा कोई कुछ और करना नहीं। जो लोग जो सोच के आते हैं, मेरी वो राजनीतिक सोच नहीं है। मेरी सोच ये है कि नेता आए और एक अपने आप में एक एग्जाम्पल दे कि मैं कुछ करके अलग करके जाऊंगा और अलग करके दिखाऊंगा, और लोग याद करेंगे कि हाँ भाई फलाना आदमी था। जैसे बंसीलाल हुआ करते थे,
बंसीलाल रेल मिनिस्टर थे तो वो जाके खिड़की पे खड़े हो जाते थे और जाके देखा कि हाँ किसी ने गलत करा तो वहीं सस्पेंड कर देते। तो ये सब इतिहास बनाने पड़ते हैं, इतिहासों को ही बनाया जाता है और जो आदमी इतिहास बनाता है वही महान कहा जाता है। तो मेरा राजनीति में आने का मकसद पैसा कमाना नहीं, मेरा राजनीति में आके एक इतिहास बनाने का है और भगवान ने चाहिए तो परमार जी एक इतिहास बना के दिखाऊंगा। बीजेपी भी मुझ पर गर्व करेगी, मेरे लोग भी गर्व करेंगे और आप भी गर्व करेंगे। इसके लिए धन्यवाद आपका। जगदीश नौवार की लोकप्रियता का एक प्रश्न तो यह है कि मैं उत्तर प्रदेश के बलिया का रहने वाला हूं और दिल्ली में रहता हूं और मथुरा के एक नवनियुक्त भाजपाई का इंटरव्यू कर रहा हूं, इससे भी एक जानी पहचानी बात समझी जा सके। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो जगदीश नौवार ने अंत में बात कहा कि मैं बैंक कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन था तो 4 करोड़ के घाटे में था और उसको 6 करोड़ के लाभ में ले आकर के दिया। मतलब ये डायरेक्टली ये बताना चाहते हैं कि अगर इनको लोकसभा, राज्यसभा या कहीं और किसी संवैधानिक सीटों पर तो वो उसको अपने मेहनत के बल पर उबारने का प्रयास करेंगे, यह इनकी क्षमता है। देखते हैं, अभी तो दुनिया